हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल TW में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने आपको वही बताया था कि बिना तातेती, बिना रहा रही रहे, बिना चुका चुकी के भी हम टेंस को किस प्रकार से पहचानेंगे। हमने टेंस को इस तरीके से आपको बताया, उसके पहचान को इस तरीके से आपको बताया कि आप उस टेंस को अपने दैनिक जीवन से, आप जो डेली लाइफ का जो रूटीन है, आप उससे कैसे रिलेट करा करके आप चीज़ों को सीखोगे। देखो, रट्टा मारा पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं होती है ना। मैं रटा रटा के पढ़ाऊंगा, मैं समझा समझा के पढ़ाऊंगा। और आई प्रॉमिस कि इफ यू विल बी कंटिन्यू विद मी, सो यू विल लर्न ऑल द थिंग्स एंड इन ऑल एनी एरियाज। if you want to translate from Hindu to English, you may do this easily, right? So चलिए, जैसा कि आप सभी कुछ चीज़ों से एक हैबिचुअल हो, कि आपको यही पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी की लास्ट में ता देती होता है तो वही हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, शुरुआत वहीं से करेंगे। लेकिन हम उन चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें ले करके नई चीज़ों के साथ कनेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था टेंस और टाइम में डिफरेंस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस। ठीक, अब इसके साथ हम थोड़ा सा एक चीज और भी राइट कर लेते हैं यहाँ पर, टाइम। ओके, टेंस और टाइम। अब यहाँ पर पहले आप ये देखो, टाइम क्या होता है और टाइम कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली टाइम तो सबको पता है, टाइम तो सभी को पता है कि टाइम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम के 3 रूप होते हैं। ठीक, पहला जो होता है आपका, वो होता है प्रेजेंट टाइम। इसे हम टाइम कह रहे हैं, इसे टेंस मत कह देना, दिस इज द टाइम। दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर होता है। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, 3 प्रकार के टाइम आपके हैं। अब इस तीनों टाइम को मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की आवश्यकता है, बिकॉज आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही होगा कि टाइम जो हमने लिखा है यहाँ पर, कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। प्रेजेंट हम उसे ही कहते हैं जो हमारा चल रहा होता है। नाउ द टाइम इज रनिंग करेंटली इज नोन एज प्रेजेंट। जो अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। जो टाइम बीत चुका है, जैसे कि मैंने इस चीज को मैंने कल बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश किया था कि जो बीत चुका है उसे हम क्या कहेंगे, दैट कैन नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर, that cannot continue in present also, so is known as past। जो कि हमारा ऐसा टाइम जो पास्ट में चला गया है और वो दोबारा वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, उसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर हम उसे कहते हैं जो हमारे लाइफ में अभी आने वाला है। जैसे आज आप 20 नवंबर है, तो हमारे लाइफ में अभी कल की डेट आने वाली है, परसों की डेट आने वाली है। ठीक, तो उसे हम फ्यूचर कहेंगे। ठीक, ये टाइम आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और भी हम आप यहाँ पे देखते चलेंगे कि इफ वी और आर स्टडिंग इंग्लिश, तो हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, राइट। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले आप ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज फ्यूचर, नॉट फ्यूचर, है ना। इट इज फ्यूचर, like not r, it is r, right। r or r, the different, it is not different between pronunciation of r and r। so this is future, not future, ना। तो आपको र नहीं निकालना है, निकालना है, तो दिस इज फ्यूचर, राइट। आइए कुछ आगे देखते हैं। हमने कल इसी चीजों को थोड़ा सा हमने एक राउंड बना करके आपको रियल लाइफ से रिलेट करके बताया था कि आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद आप उसमें जो आपके डेली के एक्शंस होते हैं, आप उसको उसमें ऐड करते हो। ठीक है, तो उसी चीजों को हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। यहाँ पर पहले हम राइट कर देते हैं आपको इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। देखो ये टेंस है हमारा, जो इंडेफिनिट है ना, ये टेंस है। दिस इज टाइम, दिस इज टेंस, राइट। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस। कुछ लोग इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, दैट्स नॉट कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। ओके, क्या है ये, कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट, ये क्या हो गया आपका, परफेक्ट, परफेक्ट। यहाँ क्या बताया था अब, फ्यूचर।
ठीक है. So according to this is perfect. Okay, now it's perfect. ठीक है. So this is perfect. Next is that perfect continuous tense. देखिए ये बेसिकली वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू ऑल टूडे इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ द बोर्ड. चाहे आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है. इसके बियॉन्ड अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछते हैं उन सारी चीज़ों के लिए ये क्या है, रेलेवेंट. ठीक है, हर जगह पे रेलेवेंट. तो आइए अब इस चीज़ों को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ हिंदी में दे दिया गया है, सपोज one Hindi translation has been given to us to translate, so how we will know, हम कैसे जानेंगे कि वो टेंस किसका है. बिकॉज देखो टेंस जो है ना, ये हमारा जो टेंस है, दिस इज अ टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू ट्रांसलेट इट. इसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है ना. नाउ दिस आल्सो रूल अलग है. तो ये सभी के क्या है, रूल अलग अलग है. अगर हम इनको डिटेल में नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आप किसी भी हिंदी को या हिंदी सेंटेंस को कैसे आप समझोगे कि वो किस पार्ट का है. पहले हम आपसे बताते हैं. देखो लास्ट में ता है, ती है और ते है दिया होगा. जिस भी सेंटेंस, जिस भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, देखो बाकी इसके अलावा मैंने कल बताया था, बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें ताकि आपको ये लगे, ठीक है, कि हाँ ये भी होता है. मैं ये नहीं कहता पूरी तरीके से कि जो यहाँ पे ता तेती लास्ट में लिखा होता है वो टेंस नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन हम अगर उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, दैट्स रॉन्ग. वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है. नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस है. इसमें क्या होता है, रहा है, रही है या रहे हैं. ठीक, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में इनमें से कोई भी एक आपका आ जाता है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. राइट. नेक्स्ट आइए परफेक्ट में देखते हैं. यहाँ पर चुका है, चुकी है और चुके हैं. ठीक, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हम इसको कुछ और भी कह देते हैं. जैसे आप यहाँ पर या, ई या फिर ये. ठीक है, आप एक चीज नोटिस करिए, मैं यहाँ पर है लगा रहा हूं, आप चाहे तो है को यहाँ से अभी हटाइए, है को अभी मत लगाइए आप. ठीक है, कहीं भी आप है मत लगाइए, सॉरी, केवल आप ताती थी समझिए. ठीक, मैं बताऊंगा क्यों मैं हटा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी टेंस को एक साथ में पढ़ा रहा हूँ, सभी टाइम को एक साथ में पढ़ा रहा हूँ. राइट, यहाँ पर आप देखो मैंने सबको लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इनके अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे. समझ में आ रहा है आपको. आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है. यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पे रहा, रही और रहे कंटिन्यूअस है. अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी पहचान सेम है, यहाँ पर भी पहचान सेम है, लेकिन आपको जब ये वाला सेंटेंस मिले हिंदी में तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इसको और इसको देखने के बाद आपको सेंटेंस के अंदर जाना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये रहा रही वाला है तो क्या इसमें कोई ऐसा कार्य है जो कभी खत्म भी हो चुका होगा या उसमें समय दिया होगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें समय का बोध होता है. ठीक है, यहाँ पर समय का भी बोध होता है. ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ रही है. ठीक, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो ना, सामने से पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जैसे आप चाहो पूछ सकते हो. देखिए यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट टेंस. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा टाइम है हम एक बार इसको लाएंगे, ऐसे हम यहाँ से लेकर के आएंगे, इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे और अब पूरा पढ़ेंगे. क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. राइट, एक बार हम इसको लाके ऐसे मिलाएंगे, ये क्या बनेगा हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फिर हम ऐसे मिलाएंगे इसमें, ये क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फिर
एक बार हम इसको लाकर इसमें मिलाएंगे, ये क्या बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट को इनके साथ एक करके मिलाया है, सेम उसी के जैसे हम इस पास्ट को भी इनके साथ एक एक करके मिलाएंगे। तो जब हम पास्ट को इसके साथ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। पास्ट को इसके साथ मिलाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वैसे ही मैं फ्यूचर को भी जब इसमें मिलाऊंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारे टोटल जो टेंस बनते हैं वो कितने होंगे 12। ठीक, देखो अभी मैं इसको इतने अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप भूलना भूल जाओगे, गारंटी है। ठीक है, मतलब कैसे चीजों को आप समझ लोगे वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी आसानी से चीजें समझ में कैसे आ गई। आइए देखते हैं, ये हो गया। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सेंटेंस को पहचानोगे। मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे राइट करता हूं। आइए, मैं रोहन को पढ़ाता हूं। ठीक, मैं रोहन को पढ़ाता हूं, समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखो, पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले हिंदी में, आप उस सेंटेंस के तुरंत लास्ट में चले जाओ। सेंटेंस को लास्ट से पढ़ो, शुरू से पढ़ने की गलती मत करना। किसी भी सेंटेंस को शुरू से पढ़ने की गलती मत करना। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप उसको शुरू से पढ़ोगे तो आप टेंस पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, और टेंस पहचान नहीं पाओगे तो उसको ट्रांसलेशन किस में करोगे? तो इसलिए मैंने कहा कि टेंस मिलते ही उस टेंस के लास्ट में जाओ। अब इस लास्ट में आते हैं ना, जब हम इस लास्ट में आएंगे तो देखिए, इनकी जो पहचान है, इनकी भी पहचान लिख देते हैं। इनकी पहचान है हूं और हो या फिर हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है था, थे, थी, या, ये पास्ट की पहचान। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है गा, गे और गी। समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए देखते हैं। अब हमको सबसे पहले हम इसके लास्ट में जाएंगे। आइए लास्ट से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ध्यान रखिए, सेंटेंस को पहचानने के लिए जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वो आपका पहला में से मिलेगा। पहला में से मिलेगा मतलब जो ऊपर मैंने लिखा अभी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें से आपको मिलेगा। वो आपको बता देगा कि टाइम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये आपको बता देगा ये टाइम कौन सा है। समझ में आ रहा है? तो आइए यहाँ पे देखिए, लास्ट में सबसे लास्ट का जो पहला वर्ड है वो क्या है? हूं। अब जरा यहाँ पे देखो, क्या इसके अंदर हूं है? इसका मतलब कि फ्यूचर नहीं है ये। क्या इसमें हूं है? नहीं है। इसका मतलब ये पास्ट भी नहीं है। हूं कहाँ पे है? यहाँ पर। इसका मतलब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। आपने टाइम पहचान लिया। ठीक, आपने टाइम को क्या किया? पहचान लिया। इसे आप कहोगे कि दिस इज प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के बाद एक आपका मैंडेटरी है कि एक आपका इसमें से होना जरूरी है। अगर इसमें से नहीं है तो आपका सेंटेंस या फिर टेंस आप उसे कह ही नहीं सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, आपका अगर इसमें से कोई नहीं मिल रहा है तो वो टेंस है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ लोग के दिमाग में आ रहा था, मैं समझता हूँ आपका दिमाग भी मैं पकड़ लेता हूँ, बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, आप क्या सोच रहे होंगे, पहले इसको तो खत्म करूँ। दूसरे पे चलो, मैं क्या यहाँ पे दूसरे पे जब हम आते हैं, दूसरा वर्ड, हमारा दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? पढ़ाता। पढ़ाता के लास्ट में क्या है? ता। ठीक है, और ता आप देखो क्या इसमें से कहीं है ता? बिल्कुल, किसमें? यहाँ पर। और इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया? इंडेफिनिट बन गया। ठीक, ये हमारा बन गया इंडेफिनिट टेंस। अब इस सेंटेंस को ऊपर हमें कौन सा रूल लगाना होगा? इंडेफिनिट का रूल लगाना होगा। ठीक, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस। अब जो आपके दिमाग में काफी देर से वो चल रहा था ना, बुलबुलाहट जिसको बोलते हैं, वो हम बताते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है। अब बताओ ये कौन सा टेंस है ना? अब बताओ ये कौन सा टेंस है? मेरे पास एक कलम है, ये कौन सा टेंस है? क्योंकि मैंने टेंस की पहचान बताया था। लास्ट से आ जाओ, लास्ट से आ जाओ इधर। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? है तो आपने पहचान लिया। है कहाँ ढूंढेंगे? ऊपर में। तो आपका मिला क्या? ये मिला प्रेजेंट। ठीक है, क्या है ये? प्रेजेंट। ठीक,
अब दूसरे में आ जाओ, दूसरा वर्ड जैसे ऊपर मैंने सर्च किया था दूसरा वर्ड, दूसरे में क्या लिखा हुआ है लास्ट में, म। अब म इसमें है, म है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में म है नहीं, कंटिन्यूअस में म है नहीं, परफेक्ट में म है नहीं, इंडेफिनिट में म है नहीं, कहीं म नहीं है। इसका मतलब कि इनमें से ये कौन सा है, इनमें से ये इंडेफिनिट है। ठीक है, इनमें से क्या होगा, ये इंडेफिनिट होगा। क्यों कि देखिए जब आपको सेकंड वाले वर्ड में कुछ ना मिले, ठीक है, ये रूल है कि जब आपको सेकंड वाले वर्ड में कुछ ना मिले उसे आपको मान लेना है कि वो कौन सा होगा, टेंस पहला टेंस होगा। समझ में आया, उसे आप इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। ठीक है, जैसे आओ एक और बताते हैं आपको, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा था लास्ट से पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, या। ठीक है, लास्ट में लिखा है या। अब ये या जो लिखा हुआ है इसको आप कहाँ ढूंढोगे, ऊपर, सबसे पहले ऊपर, ठीक, इसमें। तो इस कहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या है आपका, बन गया पास्ट। अब मैंने कहा था सेकेंड वर्ड क्या है, स्कूल। सेकेंड वर्ड क्या है, स्कूल। स्कूल का लास्ट में क्या है, ल। अब ढूंढो ल, ल कहीं है नहीं, जो आपने ढूंढ चुका था ये पास्ट है। जब पास्ट है और ये ल कहीं नहीं है तो ये कौन होगा, इंडेफिनिट होगा। और इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा आप सर्च कर सकते हो कि राम स्कूल गया, तो राम वेंट टू स्कूल होता है कि नहीं होता है, राम वेंट टू स्कूल होता है ना। बात समझ में आ रही है, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। यहां पे देखते हैं, मीरा गीत गाएगी, मीरा गीत गाएगी। लास्ट में क्या है, आप पीछे से पहचानिए, लास्ट में क्या है, गी। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। समझ में आ रहा है, फ्यूचर को कर रहा है। तो हमको तो ये मिल गया, दिस इज अ फ्यूचर। ठीक, अब दूसरे वर्ड पे आ जाओ, लास्ट में क्या है, तो कहीं है, तो कहीं है नहीं। आप कहोगे हाँ सर देखो तो है, नहीं भाई वो तो नहीं, वो ता है। ठीक है ना, वो ता है, त नहीं, वो क्या है, ता है, ते है। समझ में आ रहा है ना, तो वो त नहीं है, ता है। अब इसका मतलब कि हमारा त भी कहीं पे नहीं है, तो इसे कौन मान लूंगा, इसे हम मान लेंगे इंडेफिनिट। ठीक, आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि जब हम सेंटेंस की पहचान करते हैं, तो जब हमें टाइम की पहचान हो जाती है और जब हमें कोई भी एक रूल इन चारों में से नहीं मिलता है, उस कंडीशन में हम उस सेंटेंस को इंडेफिनिट का मानते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप जिस भी प्रकार के सेंटेंस हो उसको आप पहचान सकते हो। और इससे बेहतर तरीका मैंने कल बताया था कि आप कैसे सेंटेंस को पहचान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। और जो मैंने आपको पहला वाला तरीका बताया था उससे आपके हर प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट है नहीं। आइए अब हम इस जो सेंटेंस है ना, आपकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आप कि सर रूल बता दिए, सॉरी पहचानना बता दिए, सेंटेंस को समझा दिए, टाइम को समझा दिए, टेंस और टाइम में डिफरेंस बता दिए, अब कब आप बताओगे कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, ये बिल्कुल इंतजार होगा आपको। अब ये समय होता है समाप्त। अब हम आपको बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करोगे। धैर्य बना के रखना, मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा ये टेंस कितने समय तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं मैं बहुत ही बारीकियों को पकड़ते हुए और डिटेल में बताते हुए लेकर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आपको और आइए, तो अब यहाँ से हमारी जर्नी प्रारंभ हो रही है कि हम अब ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बताएंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। बहुत इजी, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक एक चीज उसके अंदर से मैं निकाल के आपको देने वाला हूँ, जो आप उस चीजों को उठा करके वो एक प्रॉपर प्लेस पे रख दोगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आपका हो जाएगा।
इसके लिए आइए हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इस हिंदी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। और आप इस बात को ध्यान में रख लो कि चाहे मैं इस हिंदी सेंटेंस को यहां से इस बोर्ड के कॉर्नर से लिखना शुरू करूं या इस कॉर्नर तक लिखूं या पूरा इस बोर्ड को भर दूं, लेकिन इसके अंदर से आपको केवल 5 एलिमेंट ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को आपको सही से अरेंज करना आना चाहिए कि आप इसे रखोगे कैसे। अब मैंने 5 एलिमेंट की बात किया, ये 5 एलिमेंट होते क्या है बेसिकली? तो सबसे पहले आपको इसके अंदर से मिलने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिलेगा एक, कोई भी आप हिंदी लिखोगे उसमें एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा आपको मिलेगा वर्ब। फिर आप जब आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्लेस। और इसके बाद जो 5 है वो मिलेगा आपको टाइम। ये क्या है, इसको अगर आप समझ लो तो आपका आधा जर्नी जो हिंदी से इंग्लिश बनाना होता है वो आसान हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जब कोई कार्य कर रहा होता है, ठीक। और हम अगर सिंपल वर्ड में देखें तो इसको पहचानने के 2 तरीके हैं। द डूअर वर्ड, इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डूअर वर्ड इज नोन एज सब्जेक्ट। कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। नेक्स्ट आप इसे कैसे समझ सकते हैं? दूसरा है टॉक अबाउट। जब हम किसी चीज की बातें करते हैं, जैसे सब बोलता है कि लाइक हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? दैट वी ऑल आर स्टडिंग अबाउट इंग्लिश। तो हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंग्लिश है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टॉक अबाउट, जब हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए एक तरीके से, तो मैं क्या हूँ? आपको टीच कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम अ टीचर एंड आई एम योर सब्जेक्ट। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारा वर्ब है। और देखो, जो सब्जेक्ट होता है ना, ये कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है। यहाँ पर एक एक्शन हो रही है, और एक्शन कौन सा हो रहा है? यहाँ पर टीच का एक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं एक्शन कौन सा कर रहा हूँ? टीच का। तो इसे आप कहोगे एक्शन, और ये आपका सेकंड जो आपका है वर्ब। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, इसे क्या कहते हैं? ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर, अभी रिसीवर क्या है? देखो, रिसीवर के पहले क्या चला था? एक्शन। ये एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जैसे मैंने कहा कि आई टीच राम। आई टीच राम, यहां पे एक सेंटेंस लिखा। देखो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसमें काम करने वाला हो गया, तो मैं क्या बनूंगा? सब्जेक्ट बनूंगा, ठीक। ये टीच है, ये क्या था? ये मेरे द्वारा किया गया वर्क है। ये क्या बन गया? ये बन गया एक्शन। अब इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में कुछ तो जा रहा होगा ना, उसे आप रिसीव कर रहे हो। जो मैं आपको दे रहा हूं उसे आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो जो मेरा एक्शन चल रहा है, मेरा एक्शन क्या है? टीच करना। तो जो ये एक्शन है इसे आप रिसीव कर रहे हो, तो आप हो गए रिसीवर, आई मीन आप हो गए सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? रिसीवर को। अब देखो, प्लेस क्या है? अब प्लेस का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर मैं ये एक्शन कर रहा हूं, वो अर्थ पर कोई तो प्लेस होगा, कहीं तो मैं हूं। मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां तो हूं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? एक प्लेस हो गया, ठीक। तो प्लेस आ गए, और लास्ट में हमारा क्या है? टाइम। और जिस समय पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, इस जगह पे पढ़ा रहा हूँ, इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, और मैं खुद क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए। अगर आपके 5 एलिमेंट सही से रखना आ गया अगर, तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लोगे। अगर इससे आप नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। पूरी
जो आपकी हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो जर्नी है वो इसी पे डिपेंड रहती है। लोग इसी को सही से अरेंज नहीं कर पाते हैं। अगर सही से अरेंज नहीं कर पाएंगे, आप ना तो हिंदी के सेंटेंस को सही से लिख पाओगे, ना तो इंग्लिश के सेंटेंस को सही से लिख पाओगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब एक एक करके आपको समझाते हैं। मेरे पास एक सेंटेंस है कि राम सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। अब इसके अंदर मुझे ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा है। पहले प्रॉब्लम देखो, छोटी छोटी बातें समझेंगे हम लोग। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है मैंने यहाँ पे लिख तो दिया था। एक इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, SVOP और T, ऐसे भी समझ लो एक फॉर्मूले के तौर पे कि आपको अरेंज ऐसे ही करना है, SVOPT। ठीक है, इस तरीके से आप समझ के रखिए। हमारा S क्या है, सब्जेक्ट, B क्या है, वर्ब, O क्या है, ऑब्जेक्ट, P क्या है, प्लेस, T क्या है, टाइम। ठीक, मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और आती है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, अब ये इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो आइए इसे अब समझते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले इस सब सेंटेंस के अंदर जो भी आपको सेंटेंस मिलता है, सबसे पहले उस सेंटेंस के लास्ट में आप चले जाइए और लास्ट में देखिए कोई काम हो रहा है क्या। किसी भी वाक्य का आप ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी अगर वाक्य आपको मिलता है तो उसके लास्ट में उस वाक्य का वर्ग रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें जो काम हो रहा होगा वो हमेशा लास्ट में होता है। यहाँ पर क्या है, खेलना। इस पूरे वाक्य में एक ही काम हो रहा है और वो काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, सेंटेंस में दो दो कार्य आ जाते हैं तो उनमें कंफ्यूजन होता है, अब क्या करें। क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपका मेन वर्ब है। अगर दो काम एक ही में आ जाए तो, जैसे एक और मैं आपको लिख के बताता हूं कि मैं अपने बहन से मिलने दिल्ली जाता हूं, ये एक मैंने लिखा। अब देखो इसमें दो काम है, कौन सा काम हो गया, एक तो मिलने वाला और एक जाने वाला। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि मिलना भी एक कार्य है और जाना भी एक कार्य है। अब हमको ये जो हमारा लिखा हुआ है इसमें से ये कौन है। तो मैंने एक ही बात कहा था कि अंदर चाहे जितने भी कार्य हो रहे हों उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मेन वर्ब होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटेंस के लास्ट में होगा यहाँ पर। अब सोचो मेन वर्ब मैं क्यों कह रहा हूँ। आप मिलने जाओगे, मिलोगे कब, जब पहले पहुंचोगे तब। तो आपका पहला काम कौन सा होगा, पहले जाना, उसके बाद मिलना। ठीक है, तो ये तो दूसरा काम हो गया ना। और इतना ध्यान रखो, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये मेन वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव। इसे क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा और इन्फिनेटिव कभी वर्ब नहीं होता। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। सब्जेक्ट, तो मैंने बताया आपको कि सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, आपको वर्ब मिलेगा। बहुत ही आसान होता है फाइंड कर लेना। अब इस वर्ब से पूछो, ये बताएगा। देखो इसके अंदर जितने भी मैंने वर्ड लिखा है ना, वो वर्ड आपको खुद चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं वर्ब हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं। बस आपको समझ लेना, उसको पकड़ लेना, उसकी बातों को समझ लेना। यहाँ पे देखो जो खेलना लिखा हुआ है, इससे पूछो, इससे बात करो कि खेल रहा है, तो इससे पूछो कौन खेल रहा है, आपको कौन कर रहा है, ये बताएगा किस इसको कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है इसको, इसको करने वाला यहाँ पर है। समझ में आ गया आपको। उसे इस कार्य को जो यहाँ पे काम हो रहा है, इस काम को करने वाला कौन है, आप बात करो इससे, बताएगा आपको ये कौन है। ये कौन है, राम है। राम क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक, तो आपने क्या निकाला, इसको फाइंड कर लिया। अब एक चीज और, ये तो पहला वे मैंने बताया, फर्स्ट तरीका बताया। दूसरा तरीका बताता हूं आपको। जब कभी आपको कोई वाक्य मिलता है, उस वाक्य में एक क्वेश्चन वर्ड लगा देना। उस क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं हु, और हु का मतलब क्या होता है, कौन। ठीक, अब देखो इससे पूछो सुबह से मैदान में क्रिकेट कौन खेल रहा है, फिर से जवाब कौन आएगा, राम खेल रहा है। या तो आप हु लगा के पता करो सेंटेंस के अंदर, या तो आप पहले वर्ब ढूंढ लो उसके बाद इसको ढूंढो। ठीक, अब अगर आपने सब्जेक्ट पहले ढूंढ लिया
तो अब यहाँ पर जरूरत ये है कि आप सब्जेक्ट से बात करो, अब ये बताएगा कि वो अब कहाँ है। समझ में आया? इससे पूछो भाई आप क्या करते हो, ये बताएगा मैं खेल रहा हूँ। तो या तो आप इसे ढूंढो पहले, या पहले आप इसे ढूंढो, किसी एक को ढूंढ लिया आपने, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो आगे आ जाओ, बताते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल करते हैं, ज्यादा नहीं, इसको हम बाद में और डिटेल करके पढ़ाएंगे, पहले हम हल्का देखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये होते क्या है बेसिकली। देखो, धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक जिंदा और एक मरी हुई चीजें। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर देखो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितनी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर लाइफ नहीं है, आप यहाँ पे भी कह सकते हो, ठीक है, लाइफलेस थिंग्स, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिसके अंदर लाइफ है, जो जिंदा है, और हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है, सॉरी, वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिविंग हूं, आप लिविंग हो, पढ़ रहे हो, और जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो नॉन लिविंग है, वो भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो नॉन लिविंग है। तो वो क्या हो गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मैं क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। आप क्या हो गए, इनडायरेक्ट हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको? अब देखो सेंटेंस के अंदर, अभी इसमें और भी बातें हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मोटो इसको पढ़ाना नहीं है, हमारा मोटो अभी इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसको बताते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। छोटा टॉपिक नहीं है, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। आइए, तो अब यहाँ पर जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है, तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें कि इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन वर्ड लगाना, और वो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट। देखो, व्हाट से मिलने वाला, ठीक है, व्हाट से मिलने वाला कोई भी चीज वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। यहां पे आप कौन सा क्वेश्चन लगाओगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड लगाना और क्वेश्चन करना। इससे देखो, मैंने बोला ना, इससे बात करो, ये बताएगा आपको, इस सेंटेंस से बात करो, सब कुछ आपको निकाल के दे देगा, सब दे देगा आपको। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड लगाओ, होम। होम मतलब होता है किसे या किसको, ठीक है, होम मतलब होता है किसे या किसको। अब चलिए हम इस प्रश्नों को लगा करके इनसे बात करते हैं। राम सुबह से मैदान में क्या खेल रहा है, बताओ, बात किया मैंने इससे, राम सुबह से मैदान में क्या खेल रहा है। जब मैंने व्हाट लगाया, क्या लगाया, तो मुझे क्या मिलता है, क्रिकेट। समझ में आया आपको? मुझे मिला यहाँ पे क्रिकेट। इसका मतलब ये कि ये क्रिकेट क्या हो गया, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? yes. अब आगे देखो, अगला क्या है, प्लेस। अब प्लेस, क्योंकि अच्छा इसको भी लगा के चेक कर लेते हैं, होम वाला, कि राम सुबह से मैदान में किसे खेल रहा है, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। राम सुबह से मैदान में किसको खेल रहा है, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट है, समझ गए? यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है ना। एक सेंटेंस हम और देते हैं कि जैसे मैं बाजार गया, मेरे पास एक मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन के लिए मैंने इंक खरीदा। अभी आपको पता है, मैंने बोल रहा था ना कि ये ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस हिंट देता हूं कि कैसे क्या है। देखिए, इस मार्कर के लिए मैंने इंक खरीदा। इंक और मार्कर दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन अब यहां पर इसमें से, इस दोनों नॉन लिविंग थिंग में से एक लिविंग होने वाला है। कैसे? लिविंग का मतलब एक इनडायरेक्ट होने वाला है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है। अब यहां पर आप समझो, मैंने क्या खरीदा, इंक खरीदा, और दूसरा कैसे पता चलेगा कि मैंने इंक किसके लिए खरीदा। देखो, मैंने कहा था वूम लगाना, मैंने किसके लिए खरीदा, किसको, किसके लिए, ठीक है, तो मार्कर के। तो मार्कर क्या हो गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इंक क्या हो गया यहाँ पर,
समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बताया ना कि इसको हम अलग से बताएंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। आइए प्लेस पे चलते हैं। तो प्लेस, पी मतलब प्लेस, और प्लेस को फाइंड करने के लिए इनसे बात करो, आप लोग बात करो, इनसे पूछो, क्वेश्चन वर्ड लगाइए, वेन, सॉरी वेयर, है ना, यहाँ पर आप लगाइए वेयर, कहाँ, कहाँ खेल रहा है। आप इससे पूछिए कि राम सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो आपको जवाब आएगा मैदान में खेल रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज आइए, लास्ट में हमारा बचा हुआ है एक टी, और टी क्या है, टी मतलब टाइम। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं यहाँ पर, व्हेन, कब खेल रहा है, तो आपको बताएगा सुबह में खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो सुबह में है वो हमारा क्या बन गया, टाइम। मैंने क्या बताया था, SVOPT। अब जो आपने निकाला ऐसे इसके अकॉर्डिंग निकल, देखो आप लोग जब इस हिंदी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, एस मिला है। पहला क्या है, एस है। दूसरा क्या है, प्लस टी है। तीसरा क्या है, प्लस पी है। और फिर उसके बाद क्या है, प्लस ओ है। और उसके बाद क्या है, प्लस वी है। अब आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? हिंदी ऐसे लिखी गई है और इंग्लिश को इसी को आपको ऐसे कर देना है बस। मतलब कि जो हिंदी में इधर उधर लिखा गया है उसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए। तो अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले एस है, इसके बाद वी लगाना है, तो वी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, अब इस वी को उठाओ और यहाँ पे रख दीजिए, और इसको उठाइए यहाँ पे रख दीजिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? टी को उठा के वी की जगह पे रख दिया, वी को उठा के टी की जगह पे रख दिया। ठीक है, दूसरा देखो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि वी के बाद आपका ओ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, वी के बाद पी आ गया है। ठीक, तो इस पी को हटाओ, इस पे लगा दो, और इसको हटाओ, इस पे लगा दो, हो गया आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। बस आपको इसकी इंग्लिश आनी चाहिए। समझ में आया? ये सभी में फॉलो होगा, बिल्कुल सभी में फॉलो होगा, A to Z। इट्स द रामबाण। समझ रहे हैं, ये रामबाण है। आप चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस लेके आइए, इसी पे होगा। केवल 5 एलिमेंट। मैंने पहले ही बोला था ना, आप लिखते लिखते बोर्ड भर दीजिए, लेकिन उसमें से केवल 5 निकलेगा। इसके अलावा कुछ निकले तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके, लाइव बोल रहा हूं, मैं पढ़ाना बंद करूंगा 5वां से अलावा कुछ निकल गया तो। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग। आइए इरेज करते हैं, क्योंकि हम इसको अरेंज करते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, एक चीज मैं इसमें अपने से बढ़ाऊंगा। अपने से इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी तक तो मैंने केवल इन हिंदी जो लिखे हुए वर्ड्स हैं इसकी इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे टेंस के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है तो मुझे टेंस के लिए थोड़ा सा कुछ और लगाना पड़ेगा। ठीक, तभी हम इसको ज्वाइन कर पाएंगे अलग से। अब मैं अलग से क्या लगाऊंगा, तो मैंने आपको एक रूल बताया था, कैसे पहचानोगे आप। तो पहचानने के लिए सबसे पहले पीछे से चलिए। पीछे से क्या, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ, ये है। और है किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। ठीक, तो हमने फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट हो गया। एक चीज और मैं बताया था, अब दूसरे वर्ड पे आइए। टेंस पहचानना ये मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो रहा आ गया। अब रहा किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, ये हमारा सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस ना। तो ये हो गया। अब इस कंटिन्यूअस में एक रूल होता है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम और आर लगाना पड़ता है। मैं इसका रूल बता रहा हूं, अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेशेंस बना के रखिएगा, बोर मत होइएगा। A to Z आपको बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। अब इसमें जो हम वर्ब यहाँ पर ढूंढ के रखे हैं, इस वर्ब में हमको ING लगाना पड़ता है। ठीक, ये हम अलग से लगाएंगे, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा मैं अलग से इसके अंदर लगाऊंगा सेंटेंस। आइए देखिए, आईएनजी हेल्पिंग वर्ब है, हाँ? हेल्पिंग वर्ब में आता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब में आता है। अगर मैं उसको बताऊंगा ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आईएनजी भी हेल्पिंग, सॉरी, आईएनजी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आईएनजी जो आता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जाएंगे तो बहुत अलग चला जाएगा, वो हम पढ़ाएंगे। हाँ, वो उसकी अलग से क्लास लूंगा।
एक एक पॉइंट का अलग से क्लास लूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो टेंस पे ही बस रहते हैं, क्योंकि टेंस के अंदर जो एक एक वर्ड है ना, अगर उसके ऊपर डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो पहले टेंस पे आते हैं। आपने पहचान लिया था कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपने सही पहचाना था, इसको सही पहचाना था? नहीं, गलत पहचाना था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टाइम भी है। और जब टाइम भी रहे तो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है फिर यहाँ पर इज एम आर नहीं, तब यहाँ पर हैज बीन और या फिर हैव बीन आ जाते हैं, ठीक। आइए अब ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या रखना था आपको, एस, ठीक है। एस क्या मिला आपको, राम, राम, ठीक। दूसरा क्या चाहिए आपको, वर्ब। अब वर्ब से पहले आपको इनको रखना पड़ेगा। अब राम के अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए, हैज बीन लगाएंगे, क्योंकि हैव बीन तो प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। आइए सेकंड में क्या हमको रखना है, वर्ब, और वर्ब इसमें क्या है, खेलना। तो राम हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग के बाद क्या, वो ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्या, क्रिकेट। अब उसके बाद क्या, प्लेस, प्लेस कहाँ, इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड। अब फील्ड के बाद क्या, टाइम, टाइम कब, सुबह से, सुबह से। तो सुबह क्या है, स्पेसिफिक है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज सिंस मॉर्निंग, ठीक। ये हमारा बन गया हिंदी से इंग्लिश। क्या कठिन है? नहीं, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट, है ना, हिंदी से। सेंस और फॉर का, अगर सेंस और फॉर को बताऊंगा ना, उसके ऊपर पूरा दिन चला जाएगा, समझ में आया, मतलब पूरी क्लास चली जाएगी। कल सेंस और फॉर मैं बताऊंगा वो भी, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना कि किस प्रकार से मैं सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करूंगा। जब मैं शुरू कर दूंगा ना तो ए टू जेड बताता चलूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो चलिए, यहाँ तक की बातें आप लोग समझ में आ गई। यस। तो अब मैं यहाँ पर आज की क्लास खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में अगली कक्षा लेकर के, थैंक यू जो कि सर। इसके आगे की होगी। मोस्ट वेलकम।